जोंग ने उस व्यक्ति के शब्द सुनने के बाद उसकी आंखों में देखना शुरू किया और जल्द ही समझ गया कि क्या होने वाला है। उसके शक सही साबित हुए, क्योंकि वह व्यक्ति पूरी ताकत से उस पर वार करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि जोंग ने पहले ही यह अनुमान लगा लिया था। उसने अपनी गति को इकट्ठा किया और एक और छलांग लगाए, हमले को टालते हुए। इससे व्यक्ति की मुट्ठी जमीन से टकराए और वह टुकड़ों में बिखर गई। हवा में रहते हुए और उस व्यक्ति से दूर जाते हुए जोंग ने अपने चेहरे के सामने हाथ रखा और गुस्से से उसे देखते हुए सोचा कि परिवार के लोग क्या देख रहे थे। व्यक्ति के रवैये को देखकर जोंग को एहसास हुआ कि वह सामान्य नहीं था। वह व्यक्ति बहुत गुस्से में था। उसने अपने दांत कसकर भींच लिए और जोंग को हत्या की नजरों से देखते हुए तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा। उसने अपनी तलवार निकाल ली और जोंग की गति की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही स्थिति गंभीर हुई, जोंग ने अपना हुड हटा दिया और अपना हाथ एक ओर बढ़ाया, जिससे छोटी नाइन की जहरीली धुंध प्रकट हो गई। उसने व्यक्ति को गंभीरता से देखते हुए छोटी नाइन से कहा कि अब और पीछे हटने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वह जहरीली धुंध के माध्यम से प्रकट हुई और व्यक्ति को हत्या की नजरों से देखते हुए बोली, समझ गई। जहरीली धुंध को देखकर व्यक्ति और अधिक आक्रामक हो गया। वह चिल्लाते हुए जोंग से पूछने लगा कि क्या वह वास्तव में मानता है कि वह उसे फिर से इसी चाल से डरा सकता है। इससे पहले कि जोंग उसे सबक सिखा पाता, कोई और आ गया और उस व्यक्ति को जेंग ताई कहकर संबोधित किया, उसे याद दिलाते हुए कि उन्हें गुप्त रूप से काम करना चाहिए। इस आवाज को सुनते ही जेंग ताई का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने अपने दांत कस लिए और धीरे धीरे अपना सिर पीछे घुमाया। वह डर से कांपने लगा। जोंग ने बस खड़े होकर यह सब चुपचाप देखा और सोचा कि यह सब क्या हो रहा है। अचानक नीले बालों वाला एक आदमी, जिसने हुड पहन रखा था, जेंग ताई के पीछे प्रकट हुआ। वह काफी गुस्से में था। उसने उसे हत्या की नजरों से देखते हुए पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा था, जब उसने उसे किसी की खोज करने के लिए भेजा था। जेंग ताई डर से कांप गया। उसने अपने दांत कस लिए और धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। वह सफाई देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही उस आदमी ने उसे बीच में रोक दिया। उसने थोड़ा मुड़कर उसकी ओर निराशाजनक नजरों से देखा और उसे कचरा कहा, जो केवल समस्याएं पैदा करता है। ये सुनते ही बेचारा जेंग ताई और भी डर गया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उस आदमी ने उसकी ठुड्डी के नीचे जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा। यह आदमी ज़ेप परिवार का सदस्य था। उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी। उसने अपना सिर जोंग की ओर घुमाया और हत्या की नजरों से देखते हुए उसे याद दिलाया कि जेंग ताई सिर्फ ज़ेप परिवार का कुत्ता था, जिसे जियो परिवार के नाम का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं था। ये सुनते ही जेंग ताई जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपना सिर झुका लिया, आंखें बंद कर ली और माफी मांगने लगा, ये वादा करते हुए कि वह भविष्य में ऐसा नहीं करेगा। अब जब कोई कार्रवाई नहीं होने वाली थी, जोंग ने अपना हुड वापस पहन लिया और चुपचाप उन्हें देखते हुए खड़ा रहा। आश्चर्यजनक रूप से वह उस आदमी की मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाया था। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि यह व्यक्ति पहले वाले योद्धा से अधिक खतरनाक था। जेंग ताई के खड़े होते ही वह आदमी जोंग के पास आया। उसने माफी मांगी और समझाया कि उसका कुत्ता कभी कभी चीजों को काटने की आदत रखता है। उसने जोंग को मुआवजा देने की पेशकश की, लेकिन जोंग ने बस कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही आदमी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वह रेगिस्तान जाने वाला है। जोंग ने उसकी आंखों में देखा और कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। फिर वह धीरे धीरे उनकी ओर पीठ करके चला गया और कहा कि वह अकेले जाना पसंद करेगा। ये सुनते ही आदमी बस उसे जाते हुए देखता रहा। वह खामोश रहा और सोचने लगा कि जोंग एक दिलचस्प व्यक्ति है। वह जानता था कि जोंग ने स्पिरिचुअल मास्टर नामक दिव्य वर्ग को जागृत किया था। जोंग के दूर जाने के बाद जेंग ताई उस आदमी के पास गया और उससे पूछा कि क्या उसे उस व्यक्ति की तलाश जारी रखनी चाहिए जिसे खोजने की जिम्मेदारी उसे दी गई थी। उस आदमी ने हल्के से अपना सिर उसकी ओर घुमाया और उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, नहीं। उसने समझाया कि जब तक वह खोज खत्म करता तब तक बहुत देर हो चुकी होती। इसके अलावा उन्होंने पहले ही सुराग खोज लिए थे। वह लड़की जिसकी वे तलाश कर रहे थे शहर से भाग गई थी और शायद रेगिस्तान पार कर निकटतम स्टेशन पहुंचना चाहती थी। उस आदमी ने अपना हुड उतारते हुए कहा कि लड़की को स्टेशन तक जिंदा पहुंचने नहीं देना है। उसने आदेश दिया कि सभी बिखरे हुए सेवकों को वापस बुलाया जाए और उसके साथ रेगिस्तान में चला जाए। जेंग ताई ने दोनों हाथ अपनी छाती पर रखे, सिर झुका लिया और आंखें बंद करके समझ गया कहा। मानव जाति ने इस ग्रह पर बड़े पैमाने पर विस्तार किया था और अनगिनत शहर बसाए थे। लेकिन जागृति युग के आगमन के साथ जानवरों की लहरें, रहस्यमय स्थान और काल कोठरियां मानव आवासों पर आक्रमण करने लगी।
इसके कारण प्राचीन मानव निवासों को बार बार पुनर्निर्मित करना पड़ा। आजकल केवल वे जागृत लोग जो शक्ति की तलाश में होते हैं इन स्थानों पर लौटते हैं। वे राक्षसों से लड़ते हैं, स्तर बढ़ाते हैं और संपत्ति प्राप्त करते हैं। अब इन स्थानों को जंगली भूमि के नाम से जाना जाता है। जोंग ने क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू किया। रास्ते में उसने चूहों का एक झुंड देखा। कई घंटे चलने के बाद जोंग एक सुनसान और नष्ट हुए शहर के हिस्से में पहुंचा। चलते चलते उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह रास्ता भटक गया हो। वह गोब्लिन जानवरों के घोंसले की ओर जा रहा था और कई घंटे चलने के बावजूद वह वहां तक नहीं पहुंच पाया था। अब रात हो चुकी थी और वह अभी तक अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचा था। इस बीच लिटिल नाइन भूखी थी, इसलिए उसने एक चूहे का शिकार किया। उसने उसे अपने मुंह में पकड़ लिया और जोन के सिर पर चढ़ गई। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसका स्वाद अच्छा नहीं है। उसने निष्कर्ष निकाला कि वह कुछ भी नहीं खा सकती। रास्ते में जोन ने कई राक्षस देखे थे, लेकिन अब जब वह इस क्षेत्र में पहुंच चुका था तो उसे एक भी मजबूत राक्षस दिखाई नहीं दे रहा था। ये राक्षस बहुत कम खपत मूल्य प्रदान करते थे। अगर जोंग एक राक्षस बॉस का घोंसला नहीं ढूंढता तो लौटने में लगने वाला समय उसकी नाइट वॉच में प्रवेश को बाधित कर सकता था। जोंग चलते हुए गंभीर नजरों से आगे देखने लगा और विचारों में खो गया। उसी समय आकाश में गहरे बादल छाने लगे और कुछ सेकंड बाद बारिश होने लगी। उसी समय एक विशाल मकड़ी जो क्षेत्र में छुपी हुई थी ने जोंग की मौजूदगी को नोट किया। उसने धीरे धीरे उसकी ओर उतरना शुरू किया और घातक नजरों से उसे देखने लगी। जोंग ने अपना हाथ एक ओर बढ़ाया और जब बारिश की बूंदें उसके हाथ पर पड़ी तो उसने महसूस किया कि यह बारिश एक जादुई उतार चढ़ाव है। इसका मतलब था कि वह एक ऐसे क्षेत्र में आ गया था जहां कुछ राक्षस शिकारी मौजूद थे। वह खुश हो गया क्योंकि हालांकि वे राक्षस घोंसले को खोजने में गलती कर चुके थे, लेकिन सौभाग्य से अब उन्हें यह मिल गया था। अब केवल राक्षस को जल्दी ढूंढना बाकी था ताकि पहली बार के लिए खपत बार को पूरी तरह से भरा जा सके। कुछ सेकंड बाद जोंग ने अपना सिर पीछे घुमाया और देखा कि राक्षस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और कुछ सेकंड के लिए चुप रहे। लिटिल नाइन प्रकट हुई और राक्षस को ध्यान से देखते हुए उसने जोंग से पूछा कि क्या वह हस्तक्षेप करना चाहती है। जोंग ने हल्के से अपना सिर उठाया और राक्षस की ओर देखते हुए जवाब दिया कि यह आवश्यक नहीं था, क्योंकि इस राक्षस का स्तर बहुत ऊंचा नहीं था। ये केवल अन्य राक्षसों की तुलना में थोड़ा बड़ा शरीर आकार प्रतीत हो रहा था। मौका पाकर राक्षस जमीन पर उतरा और अपने तेज पैरों को हमला करने के लिए तैयार करने लगा। उसने घातक नजरों से जोंग की ओर देखा और हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन जोंग ने आसानी से गति पकड़ते हुए छोटे छोटे छलांग लगाकर उसके सभी हमलों को ऐसे टाल दिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर अवसर का लाभ उठाते हुए जोंग ने ताकत जुटाई और एक बड़ी छलांग लगाई। पलक झपकते ही वह राक्षस के ऊपर पहुंच गया। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और हमला करने के लिए तैयार हो गया। राक्षस ने अपना सिर उठाया और जोंग को ऊपर देखकर वह डर गया। उसने सोचना शुरू कर दिया कि यह क्या हो रहा था। जोंग ने जोरदार वार किया जिससे राक्षस का शरीर जमीन से टकराया और उसकी मौत हो गई। वार की ताकत से जमीन के टुकड़े टुकड़े हो गए। जोंग जब अपने विचारों में खोया हुआ था तभी लिटिल नाइन प्रकट हुई। उसने अपना हाथ अपने माथे पर रखा और जोंग को सूचित किया कि और अधिक राक्षस आ रहे हैं। उसकी आवाज सुनते ही जोंग अपने विचारों से बाहर निकला। उसने अपना सिर बगल में घुमाया और ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि उसके वार की आवाज ने क्षेत्र में छिपे अन्य सभी राक्षसों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। जोंग अब भी मरे हुए राक्षस की लाश पर खड़ा था और विशाल मकड़ियां उसकी ओर बढ़ने लगीं। ये देखते ही उसने अपना हाथ एक ओर बढ़ाया और जहरीला धुआं इस्तेमाल किया। उसने पहले गुप्त स्थान में प्राप्त किया हुआ खंजर भी निकाला। जब वह और लिटिल नाइन विशाल मकड़ियों को घूर रहे थे तो उसने उससे कहा कि अब अच्छे खाने का समय है। दोनों ने विशाल मकड़ियों को घातक नजरों से देखा। उसने लिटिल नाइन से पूछा कि क्या वह तैयार है, जिस पर उसने बिना किसी झिझक के जवाब दिया कि वह तैयार है। जोंग ने लिटिल नाइन के जहरीले धुएं को सक्रिय किया, गति पकड़ी और पलक झपकते ही मकड़ियों पर हमला किया। उसने अपने खंजर का उपयोग करते हुए उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्हें जहरीले धुएं से संक्रमित कर दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए उनके स्तर भी तेजी से बढ़ते गए। अगर वे वापस लौटने तक इसी तरह राक्षसों से लड़ते रहते तो वे कम से कम 2 और स्तर बढ़ा सकते थे। कुछ ही समय में राक्षस मरने लगे। जो घातक घाव से नहीं मरे थे वे जहरीले धुएं के कारण मर गए। जहरीले धुएं ने उनके शरीर को सड़ा दिया। पलक झपकते ही सभी राक्षस मर गए और लाशों का ढेर बन गया। जोंग लाशों के पास गया और लिटिल नाइन से इन सभी राक्षसों के अवशेषों को खाने के लिए कहा। लिटिल नाइन खुश हो गई। उसने अपने हाथ फैला दिए और जोंग को धन्यवाद दिया।
उसी समय उसने एक और देखा और उसे सूचित किया कि कुछ बड़ा, शक्तिशाली और स्वादिष्ट उनकी ओर आ रहा है। ये सुनकर जोंग ने भी अपना सिर उसी दिशा में घुमाया। लिटिल नाइन को काफी उत्साहित देखकर जोंग को जल्द ही एहसास हुआ कि जो आ रहा है वह बॉस है। जोंग ने उस दिशा में अपना सिर घुमाया जहां से बॉस आ रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और घातक नजरों से जहरीला धुआं इस्तेमाल किया। उसने लिटिल नाइन को बॉस पर हमला करने का आदेश दिया। बॉस धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसका साया कोहरे के माध्यम से दिखाई देने लगा। ये देखकर लिटिल नाइन ने आदेश का पालन किया और बॉस पर हमला किया। कुछ सेकंड बाद बॉस दर्द से चिल्लाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने चिल्लाना शुरू किया, जोंग ने उसकी आवाज सुनी और उलझन में पड़ गया। बॉस की आवाज महिला की थी। जोंग ने उसकी ओर देखा और पाया कि लिटिल नाइन ने गलती कर दी थी। जो उनकी ओर आ रहा था वह कोई बॉस नहीं था, बल्कि एक महिला थी। जोंग के हमले के कारण महिला के कपड़ों का कुछ हिस्सा फट गया और कुछ ही पलों में वह पीछे की ओर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जोंग वहां खड़ा होकर उसे देख रहा था और सोचने लगा कि यह किस प्रकार की जादुई प्राणी हो सकती है। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि आप अगले भाग को देखना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।